अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब यह है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है, डोमेस्टिक वेस्ट हो या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। अब इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी गई है, एनी अनवांटेड और डिस्कार्डेड मटेरियल फ्रॉम रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर या कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, यानी रेजिडेंशियल डोमेस्टिक लेवल पर, एग्रीकल्चर ज़राअत का, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से जो भी अनवांटेड मटेरियल आपको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, वो सॉलिड है, वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है। और उससे क्या होगा, अगर उसको मैनेजमेंट नहीं किया जाता, उसका अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या काज करता है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, और इसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड वेस्ट है। अब फॉर एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है कि प्लास्टिक पेपर जितना है, क्लोथ, वेजिटेबल्स, सिल्वर, लेदर, ग्लास, मेटल्स वेस्ट, ये सब के सब किस में आ रहे हैं, वेस्ट मटेरियल के अंदर इंक्लूड होते हैं, जो यूजेबल नहीं है। डेड एनिमल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा ब्रोकन क्रॉकरी का सामान, जितना भी बर्तनों वगैरह के टूटने का, ये सब किस में आते हैं, फिर वेस्ट मटेरियल में। अब इसको मैनेज करने के 3 डिफरेंट वेजेस हैं। तो इनको मैनेज करने के मेथड्स हैं, 4 वेज हैं। पहला मेथड है डंपिंग ऑफ वेस्ट इन सी और रिवर, सेकंड है लैंडफिल, थर्ड है इंसिनरेशन और फोर्थ है रिसाइकलिंग। अब वन बाय वन हम इसको देखेंगे। पहला मेथड आता है डंपिंग ऑफ वेस्ट इन सी एंड रिवर्स। ये इस मेथड में क्या होता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको जाकर समंदरों में, दरियाओं में फेंक दिया जाता है। अब ये बताया हमें कि हमारी जो ज़मीन है इसका 70% जो है वो वाटर है, बाकी 30% पे अर्थ है। उस अर्थ में से भी यानी कि रहने के लायक जो है उसमें से भी कुछ फिर जंगलात वगैरह आ जाते हैं, तो कुछ बहुत कम पार्ट है जिसके जो लिविंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। बाकी मोस्टली पार्ट जो अर्थ का, वो किससे कवर्ड है, वाटर से। अब हम क्या करते हैं कि जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है या एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको कहाँ पर फेंक दिया जाता है, दरियाओं में या समंदरों में, यानी डंपिंग वहाँ पर उसकी कर दी जाती है। अब उससे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। कैसे क्रिएट होते हैं, अब जो वेस्ट होता है उस वेस्ट के अंदर डिफरेंट पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर का वेस्ट है उसमें पेस्टिसाइड हो सकते हैं। इसके अलावा उसमें कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल हो सकता है, डोमेस्टिक का कोई ऐसा मटेरियल, पॉइजनस मटेरियल हो सकता है, या अगर वो इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल रिलीज़ हुआ तो उसमें कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट हो सकता है। अब उसको जब हम दरियाओं या समंदरों में फेंकते हैं तो उससे क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ को सबसे ज़्यादा डैमेज होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो इसमें ये जो वेस्ट मटेरियल जब वाटर यानी हम समंदरों में, दरियाओं में फेंकेंगे, डैमेज करता है किसको, मैरीन एनवायरनमेंट को, और काज करता है उसके हेल्थ हैजर्ड्स आल्सो ऑन ह्यूमन बींग्स पे इस तरह जाते हैं, क्योंकि अब मैरीन एनिमल्स या जैसे फिशेस वगैरह को इंसान भी यूज़ कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली ह्यूमन की हेल्थ को भी जो है हेल्थ हैजर्ड्स काज करता है। सेकंड मेथड है लैंडफिल। अब लैंडफिल में क्या होता है कि 2 तरीक़ाकार होते हैं लैंडफिल के अंदर, या आबादी से दूर। एक पहला मेथड ये होता है कि आबादी से दूर एक जगह मुक्त कर ली जाती है, एक जगह जो है वो ऐसे मतलब उसके लिए फिक्स कर दी जाती है कि वहाँ पर जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, चाहे वो घरों का हो सकता है, ज़राअत का हो सकता है, या फिर इंडस्ट्रीज़ का, कि वो उस जगह पे आकर फेंकना होता है उसमें। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढा जब, तो उसके अंदर जितना वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर डालते रहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो फिल हो जाता है, यानी वेस्ट मटेरियल से फिल हो जाता है, तो फिर वहाँ पर उसको कवर करके उसको घड़े को यानी मट्टी वगैरह उसके ऊपर डालकर उसको बंद कर दिया जाता है। ये 2 तरीक़ाकार होते हैं लैंडफिल का, और मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो ये तरीक़ाकार यूज़ करते हैं। हमारे खुद की कंट्री में भी यही तरीक़ाकार यूज़ हो रहा है। तो लैंड फिलिंग जो है ये मोस्ट कॉमन और इकोनॉमिक मेथड है फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का। अब सॉलिड वेस्ट जो है इसमें मेनली डिस्पोज्ड बाय डंपिंग इन अ लैंडफिल। अब देखिए लैंडफिल में मैंने आपको 2 ही मेथड तरीकाकार बताए हैं, ये वही यहाँ पर डिस्क्राइब हुए हैं। पहला कि या लार्ज होल बना दिया जाता है, कहाँ पर, ग्राउंड में, और जब फिर क्या कहते हैं, लैंडफिल को जब वो फुल हो जाता है उस वेस्ट से, तो फिर उसको कवर कर दिया जाता है सॉइल, मट्टी के साथ या क्ले के साथ।
तो ये जो लैंड इसके लिए सिलेक्ट की जाती है एक स्पेसिफिक प्लेस, यानी हर जगह पर नहीं करते, एक स्पेसिफिक प्लेस जो है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है वो सॉइल की या रॉक की लोकेशन, वहाँ पर वेस्ट मटेरियल जितना है वहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं। अच्छा, इससे एक नुकसान होता है, वहाँ से एक टर्म जनरेट होती है लीचेट। लीचेट कहते हैं ये जितना भी अब ज़ाहिर है हमने वेस्ट मटेरियल उस गड्ढे में डाल देते हैं लैंडफिल में, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें कोई हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं जो वेस्ट मटेरियल, उसमें हैवी मेटल्स मरकरी भी हो सकता है, उसमें कैडमियम हो सकता है। आपको मैंने एक टॉपिक पहले भी बताया था कि मरकरी इंसान के लिए बहुत हार्मफुल है, यानी उसको डेथ तक जो है उसकी काज हो सकती है इस मरकरी से, उसके लेड से, लेड वगैरह से। तो अगर इस डोमेस्टिक वेस्ट में, इंडस्ट्रियल वेस्ट से या एग्रीकल्चर वेस्ट में कहीं पर भी अगर ये हैवी मेटल्स आ जाती हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से रिस रिस कर कहाँ जाता है, ग्राउंड में। अब वही ग्राउंड वाटर को हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो इनडायरेक्टली वही ह्यूमन क्लास में भी बच्चे यही बात होती थी कि हम जो एक्टिविटीज़ हमारी हैं हम फ़ायदे के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो एक्टिविटीज़ इंसान की खुद उसको नुकसान दे रही है। तो ये भी यही प्रॉब्लम है यहाँ पर कि जब हम लैंडफिल तो कर देते हैं, मतलब हमने मुफ्त, चाहे वो जगह गड़ा खोद कर किया है या वैसे फेंका है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिस रिस कर ज़मीन के नीचे जाता है। वो जो सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, सॉलिड भी हो सकता है उसमें, लिक्विड टाइप मटेरियल, वो तो ग्राउंड वाटर में जाएगा। अब वो ग्राउंड वाटर में जाएगा तो डेफिनेटली उसी पानी को इंसान ने यूज़ करना है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, तो उससे नुकसान होता है। इसको हम कहते हैं लीचेट। अब लीचेट देखिए, ग्राउंड वाटर विच सीप्स इन द लैंडफिल, जो रिश्ता है लैंडफिल से नीचे रिश्ता है, एंड लिक्विड फ्रॉम द वेस्ट ऑल पर क्लोरेट थ्रू द रिफ्यूज इज कॉल्ड लीचेट। यानी जितने भी वेस्ट मटेरियल है उससे जितना लिक्विड होता है वो रिस रिस कर वो कहाँ जाता है, ग्राउंड वाटर में। अब ये जो लीचेट होते हैं इसके अंदर क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बताया इसमें पार्टिकल्स आ सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, कॉमन इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल जैसे कोई ग्रीस वगैरह हो सकती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पेट्रोल का ऑयल हो सकता है जिनको आग लग सकती है, फ्लेमेबल होते हैं जो, तो जैसे टोलीन है, डाइक्लोरोमीथेन। तो ये जितने भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जब ये ज़मीन के नीचे जाएंगे ग्राउंड वाटर को ख़राब करेंगे, वही ग्राउंड वाटर हम पियेंगे तो ऑटोमेटिकली हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ गैसेस भी प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे मीथेन गैस है, CH4, H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। आप देख लें जहाँ पर भी ये लैंडफिल्स होता है, अक्सर आप लोगों ने कहीं पर देखा हो, ये अगर बिहाड़ी की तरफ भी जाएं तो वहाँ से बहुत एक फाउल स्मेल आती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ही स्मेल होती है। अमोनिया गैस हो सकती है, नाइट्रोजन गैस, तो ये गैसेस में इंसान के लिए खतरनाक है। थर्ड हमारे पास मेथड आता है इंसिनरेशन। अब इंसिनरेशन टर्म होती है कंबस्टन करना, यानी बर्न करना, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको जलाना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसिनरेशन, यानी कंट्रोल्ड कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करना, इसको इंसिनरेशन कहते हैं। एक टेम्परेचर दिया जाता है इसमें। अब इंसिनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो करवाई जाती है, मोस्टली वो जो टेम्परेचर रन कर रहा होता है वो 900 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक इंसिनरेशन करते हैं। जितना भी इसमें कंबस्टिबल मटेरियल होता है वो बर्न हो जाता है और बाकी पीछे उसकी राख सी रह जाती है। अब हमें ये पता है कि बहुत सारे, जैसे आपने घरों में भी अक्सर देखा, बहुत सारी लकड़ियां जलाई जाती हैं, लेकिन उसकी राख राख का जो वॉल्यूम होता है वो उससे 2 से 3 गुना कम होता है जो मटेरियल आपने यूज़ किया होता है बर्न करने के लिए। तो वो जो ऐश बनती है, रेजिड्यू, उसको फिर डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि पहले उसको बर्न कर लिया, जो ऑर्गेनिक मटेरियल था, वो जो वेस्ट था, सॉलिड वेस्ट था, उसको बर्न किया, उससे ऐश बनेगी। वो उस ओरिजिनल वॉल्यूम से 2 to 3 टाइम्स क्या होता है, कम होती है उसकी ऐश। अब उस ऐश को भी तो ज़ाहिर है हमने मैनेज करना होता है, उसको तो ऐसे नहीं छोड़ते, तो उसका फिर तरीका ये होता है कि उसको लैंडफिल करवा दें, यानी उसमें कहीं गड्ढा खोद कर उसके अंदर सारी वो ऐश डाल दी जाए या ओपनली एक जगह मुख्तस कर दी जाए, तो वहाँ पर वो सारा उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब इसके फ़ायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं इंसिनरेटर के।
अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जितना भी अच्छा, सबसे पहले तो इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि इससे आप इतना ज़्यादा मटेरियल यूज़ करते हैं तो लेकिन जो इसका प्रोडक्ट बनती है ऐश फॉर्म में, अब वो सिर्फ 2 टू 3 वॉल्यूम तक उसका डिक्रीज कर देता है ओरिजिनल से। सेकंड हमारे पास ये है कि जितना भी कंबस्टिबल कंपोनेंट्स होते हैं गार्बेज के, पेपर भी इसमें बर्न हो जाता है, प्लास्टिक भी, वुड भी, ये जो बर्न होते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है। एज अ फ्यूल के तौर पर हम यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको क्या किया जाता है कि इसको जब बर्न करते हैं तो उससे जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को वो यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो मेरा ख्याल नेक्स्ट यही है इसमें कि इंसिनरेटर हीट ऑफ कंबस्शन जो है वो यूज़ होती है इन प्रोड्यूसिंग स्टीम, प्रोड्यूस करते हैं जो कि फिर टरबाइन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के में हेल्पफुल होती है। अच्छा, इसको ट्रीटमेंट कैसे है? इसका जो ट्रीटमेंट है, ये जितना भी इंडस्ट्रियल एंड हैज़र्ड्स वेस्ट हैं इसको डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं लैंडफिल में। वेस्ट फर्स्ट वहाँ पर और द वेस्ट जो है उसको पहले कैसे करते हैं, इंसिनरेटेड कर ले, पहले उसको जला लेते हैं, फिर उसका जो रेजिड्यू ऐश होती है उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं लैंडफिल में। अब वो जो लैंडफिल है उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो भी उससे लीचेट का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज में आता है। एंड इट्स डिज़ाइन इज़ ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ लैंडफिल, क्योंकि यानी जब बाद में ये बन जाती है ऐश तो इसको ठिकाने लगाने का वही तरीकाकार है जो कि लैंडफिल प्रोसेस में आपने पढ़ लिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंसिनरेटर्स, इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हैज़रड्स वेस्ट। अब इंडस्ट्रीज़ में कैसे करते हैं? इंडस्ट्रीज़ में चैम्बर्स यूज़ होते हैं बाकायदा तौर पर। देखिए उसमें जितना भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है ना, ये आपको एक डायग्राम शो हो रही होगी। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा ये 3 चैम्बर्स हैं। फर्स्ट चैम्बर में क्या करते हैं, वो जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना फर्स्ट चैम्बर में डाल देते हैं, सॉलिड में जितना भी वेस्ट मटेरियल। अब ये रोटेटरी किल्न भट्टी के तौर पर है, रोटेट कर रही होती है। जब ये रोटेट कर रही होती है यानी बर्न हो रहा है, यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया जा रहा होता है वो ऑलमोस्ट 650 से लेकर 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर दिया जाता है। जितना बर्निंग मटेरियल होता है वो यहाँ पे बर्न कर जाता है। और ये उसकी नेक्स्ट आ जाएँ तो ये आपको एक वेस्ट टैंक फॉर ऐश के लिए जो है यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पे जितना वेस्ट मटेरियल बर्न हुआ है वो सारी की सारी ऐश जो है वो जब यहाँ से निकल कर अगले चैम्बर में आती है तो इधर से रिलीज़ होकर यहाँ पर टैंक मौजूद होता है जितने उसमें सारी ऐश आ जाती है। अब सेकेंडरी चैम्बर होता है, क्योंकि जितना बर्न हुआ है सारे का सारा वो इधर लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है, सॉलिड तो यहाँ से आ गुजर गया। अब जो ये नॉन रोटेटिंग ये वाला नॉन सेकेंडरी चैम्बर में जब आता है तो इस सेकेंडरी चैम्बर में जितना भी गैसियस मटेरियल है, क्योंकि गैसेस भी फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, ज़ाहिर फर्स्ट में जब कोई चीज़ें बर्न करते हैं, लकड़ी भी बर्न होती है तो उससे गैस फॉर्मेशन होती है। इसमें भी बर्निंग होती है तो गैसियस फॉर्मेशन होती है। अब वही गैसेस जो होते हैं वो सेकेंडरी चैम्बर में आते हैं। ये नॉन रोटेटिंग चैम्बर है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 950 से लेकर 1300 तक इस यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और उसके बाद ये लिक्विड वेस्ट जो है उस हम भेजते हैं थर्ड चैम्बर में। अब थर्ड चैम्बर में टेम्परेचर डाउन किया जाता है, यानी 230 तक, 1300 पिछले चैम्बर में, थर्ड चैम्बर में सिर्फ 230 तक रखा जाता है और उसके ऊपर से वाटर स्प्रे भी किया जा रहा है। अब ये कोल्ड गैसेस जो होती हैं इनको पास करवाते हैं फिर स्क्रबर, यानी आगे से जो रिलीजिंग वाला लगा होता है अप्लायंसेस, वहाँ पर इसको सिस्टम में डालते हैं जो एलिमिनेट कर देता है यहाँ से जितने भी एसिड फॉर्मिंग कंपोनेंट्स होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, यहाँ से सारी रिलीज हो जाती हैं। तो जो ऐश रेजिड्यू एंड वेस्ट वाटर जो प्रोड्यूस होता है इस रोटेटिंग एंड सेकेंडरी चैम्बर्स में उसको डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं वो लैंडफिल में। ऐश भी बनेगी सेकेंडरी चैम्बर में, क्योंकि वाटर क्या ऊपर जब उन्होंने डाला है तो वहाँ पर वेस्ट वाटर वाला जो बना है उसको भी वो कहाँ पर फिल कर देते हैं, लैंडफिल में। सिर्फ यहाँ पर इन्वायरमेंट बचती है कि इन्वायरमेंट में जो गैसेस जाती हैं वो थोड़ा से उसको साफ कर कर भेजते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सारे जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस देखें कैसे हैं। इट इज़ नॉट अ क्लीन पर्पस, ये एक क्लीन पर्पस नहीं है डिस्पोज ऑफ करने का। एयर पोल्यूशन इंक्रीज कर जाती है कि हमने एक दो गैसेस तो रिमूव करवा ली, कार्बन डाइऑक्साइड भेजी है तो कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली वो जाकर फिर क्या करती है,
अब जैसे नाइट्रोजन या ऑक्साइड्स होते हैं या सल्फर के ऑक्साइड काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर जा रही है तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ओजोन लेयर की वही बात आ जाती है, ओजोन लेयर ख़राब होने के ख़तरे होते हैं, इस तरह के टेम्परेचर ये इन्वायरमेंट का बढ़ना शुरू हो जाएगा, गर्मियों का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो ये इशू आ जाता है कि एयर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और हो सकता है कि जब आप बर्निंग होती है तो उसके अंदर कोई हैवी मेटल्स भी हों, कोई टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट हो, तो उससे जो ऐश बनेगी वो भी टॉक्सिक होगी। इंसिनरेशन जो होती है सॉलिड वेस्ट की, वो सिग्निफिकेंट सोर्सेज होते हैं। जब आप इंसिनरेशन करवाते हैं सॉलिड वेस्ट का, तो उसमें एक कंपाउंड बनता है डाइऑक्सिन। अब डाइऑक्सिन जो बड़े हार्मफुल कंपाउंड्स हैं, ये कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर काज करने वाले होते हैं। थर्ड इसमें है कि आपके पास स्मोक स्टैक्स जितने भी इंसिनरेशन से निकलते हैं, वो क्या एमिट कर सकते हैं, जितनी स्मोक निकल रही थी धुआं, वो ऑक्साइड्स बना सकते हैं, नाइट्रोजन के भी, सल्फर के, और जब वो एयर में जाएंगे तो वो एयर में ऐसे ही रहेंगे। आपको पता है नाइट्रोजन के या सल्फर के ऑक्साइड ऐसे प्रेजेंट रहेंगे, जब बारिश होती है तो बारिश के कतरों के साथ मिलकर वाटर, और फिर उन सल्फर का और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के मिलने से सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बन जाएंगे। तो वही एसिड बन गया, वो फिर जो रेन होगी उसको हम क्या कहेंगे, एसिड रेन की फॉर्मेशन में आ गया वापस। इसके अलावा कोई हैवी मेटल्स हो सकते हैं, लेड, कैडमियम, मर्करी वगैरह, वो भी क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट होंगे। जब आप लैंड फिल करते हैं उनका, तो वही रिस कर दोबारा से कहाँ जाएंगे, ज़मीन के नीचे ग्राउंड वाटर को ख़राब करेंगे। वो ग्राउंड वाटर, उससे क्या होगा, वही ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अगर यूज़ किया तो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान होगा। लास्ट है इसका रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है कि हमने सॉलिड वेस्ट मटेरियल को बर्न नहीं करना, हमने उसको कोई लैंडफिल नहीं करवाना, तो हमने क्या करना है, इसको रिसाइकल यानी दोबारा यूज़ करने के काबिल बनाना है, इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना। तो यूज्ड ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमने अपने मटेरियल जो कि वेस्ट के तौर पर है, उसको दोबारा से यूज़ के काबिल कर सकें, यूजेबल बना सकें, इस प्रोसेस को कहते हैं रिसाइकलिंग। अब इसमें हमारी कंट्री में ज़्यादातर प्लास्टिक है, पेपर्स, मेटल्स भी हो गया, ग्लास, मेटल्स में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम को रिसाइकल किया जाता है। अब रिसाइकलिंग का क्या फ़ायदा है, अब इससे वेस्ट मटेरियल रिड्यूस हो जाएगा, आपको जलाना नहीं पड़ेगा, आपको लैंडफिल नहीं, कोई मुक्त जगह नहीं करनी पड़ेगी, रिसाइकल हो जाएगा, तो वही मटेरियल दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सेकंड होता है कि आप रिसाइकलिंग से कंजर्व कर सकते हैं सोर्सेज, जैसे रॉ मटेरियल को दोबारा हासिल भी कर सकते हैं। तो 4 डिफरेंट वेज होते हैं, 4 ज़्यादातर यूज़ होते हैं। एक हम पेपर की रिसाइकलिंग करते हैं, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करते हैं, एक होता है इसमें डीपॉलीमराइजेशन, और एक थर्ड है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी फ़ायदे में आते हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। अब देखिए रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में क्या होता है कि ज़्यादातर कौन सा पेपर, न्यूज़पेपर जितना भी है, इसको रिसाइकल किया जा रहा होता है। रिसाइकल करके 5 टाइम्स तक, यानी कि एक पेपर जो है, उस प्रोसेस न्यूज़पेपर है, उसको 5 टाइम तक हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। और उस रिसाइकलिंग से क्या है कि हम पेपर जो है वो टोटल रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हैज़ नॉट बीन डिस्पोजेबल सो फॉर, अनरिकवरेबल पेपर जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं बाय इंसिनरेशन प्रोसेस से, जो हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि क्लोरीन को रिलीज करते हैं या अदर ब्लीचिंग एसिड्स वगैरह, वो पेपर को दोबारा से हमें यूजेबल बना देते हैं। सेकंड है रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक में क्या होता है कि जितना प्लास्टिक मटेरियल्स को रिसाइकल कर लेते, कैसे करते हैं, वो मेल्ट करते हैं, पहले जितना प्लास्टिक होता है उसको मेल्ट कर लेते हैं, फिर उसके मुताबिक डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। अब जैसे पॉलीस्टाइरीन है, उसको पहले मतलब इनिशियली जब पहले इसको फॉर्मेशन आती है तो फॉर्म की पैकेजिंग होती, फॉर्म बनते हैं, पैकेजिंग मटेरियल में कटलरी, फर्नीचर वगैरह में यूज़ होते हैं। लेकिन जब वो दोबारा रिसाइकल होकर आता है, ऑब्वियस है कि जब आप एक बार रिसाइकल के लिए भेजते हो तो वो चीज़ उस क्वालिटी की तो नहीं होगी, उससे लोअर क्वालिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले इनिशियली हम इस तरह यूज़ कर लेते हैं, जब हम रिसाइकल प्रोसेस से गुजर कर आते हैं तो फिर उसको टॉयज़, ट्रेज वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। और डीपॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जितना भी प्लास्टिक होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं उसकी ओरिजिनल कंपोनेंट्स में, जिससे मिलकर वो बना होता है, यानी केमिकल वे से या बाय यूजिंग थर्मल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल पॉलीथाइलीन है, टेट्रा थाइलेट कैन बी थर्मली, उसको डीपॉलीमराइजेशन करवा लेते हैं किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट में और हीट की ओरिजिनल कंपोनेंट्स में। लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जितना प्लास्टिक है इसको हमने रिसाइकल किया,
रिसाइकल के बाद इसको कन्वर्ट कर लिए, लेकिन लो क्वालिटी सब्सटेंसेस के अंदर, या दूसरे कोई और प्रोडक्शन करवाते हैं, यानी वो नहीं जिस जो हमने वेस्ट मटेरियल को जिसको हमने करवाया है रिसाइकल, उसी मटेरियल में उसको शेप नहीं दी, दोबारा से किसी और लो क्वालिटी सब्सटेंसेस बना ली। जैसे पॉली एथिलीन है, इसको हाई टेम्परेचर पर जब हम इसकी क्रैकिंग करवाते हैं तो इसको मोनोमर्स में कन्वर्ट करवा लेते हैं और फिर उसको यूज़ कर लेते हैं एज अ लुब्रिकेंट के तौर पर। यहाँ तक आपका ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर कोई आपको इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करिएगा। अल्लाह।